डीएमके भी है, खुद कांग्रेस के सांसद भी हैं, तो ये मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा प्रूव्ड हो जाएगा। अब उन्हें वोटिंग करने दीजिए। वसीम साहब, जब ये कह रहे हैं वोटिंग हो जाएगी, इसको किसने पहले दिन से लेकर आज तक किसने मना किया है कि बहस नहीं होनी चाहिए? सिवाय क्योंकि आपने ना पहले दिन बहस करना चाहते थे ना आज बहस करना चाहते थे। आप तो इस इशू को बगैर संसद में डिस्कस करे हुए, बगैर संसद में कोई रेजोल्यूशन पास करे हुए, कोई पारित करे हुए आप सड़कों पर चले गए। और सड़कों पर आपने अपनी वो ट्रेडर्स जिसके आप लीडर हैं, आप गरीबों के लीडर नहीं है, खुद आपने कहा है अभी, आप ट्रेडर्स के लीडर्स हैं, उन ट्रेडर्स का आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं वसीम साहब की ट्रेडर भी गरीब हैं। जरूरी नहीं कि आप जिन ट्रेडरों की बात कर रहे हैं जो मॉलों में और वालमार्ट में रहते हैं, आप केवल उनको देख रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के जो वास्तविक ट्रेडर हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर 200 हिंदुस्तानी पर एक छोटा सा फुटकर दुकान है। ये आंकड़े कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर 200 हिंदुस्तानी पे एक दुकान है तो ये गरीबों का ही दुकान है, साधारण दुकान है। तो हर गांव में ये फुटकर वालमार्ट पर उस दुकान पर कोई असर पड़ने जा रहा है भैया? क्यों नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल लोग बंद कर रहे हैं। चलिए, हम सदन में कैसे होगा? वसीम साहब, जब बीजेपी कह रही है कि मत विभाजन के साथ रूल 193 में बहस करवा लीजिए, तो कहां सरकार को आपत्ति है? और अगर ये कहते हैं कि रोल बैक करके फिर बहस होनी चाहिए, तो आपको लगता है इनकी मांग जायज है? देखिए, ऐसा है, सरकार को किसी बात पर आपत्ति नहीं है। सरकार बहस चाहती है, बहस होनी चाहिए। और ये मुद्दा अगर पार्लियामेंट में आ गया है और पार्लियामेंट में इस पर एक बहस शुरू हो गई है और अपोजिशन ये कह रही है कि इसको वापस लो, रूलिंग पार्टी कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो बहस के अलावा और कोई मुद्दा बाकी नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं कि बहस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट को यह हासिल है कि चाहे वो कोई हो, कोई अलाई हो, हमारा हो या उनका हो या किसी का हो, बहस होकर किसी नतीजे पर हमें पहुंचना चाहिए और हमें जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए। जनता के पैसे को हमें इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। पात्रा साहब, अगर 193 में स्पीकर और सभापति राज्यसभा में अगर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं नियम 153 में 93 में, तो आपको लगता है कि फिर आपकी मांग ठीक हो जाएगी? हालांकि समय कब मिलता है ये अलग बात है। बिल्कुल, हमारा तो ये मानना है कि इस पर वोटिंग के साथ, मत प्रदान करने के साथ बहस हो और इस पे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और संसद चलेगा। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? आप कहां वोटिंग करने दे रहे हैं? बहस करा रहे हैं, बहस तो करिए। नहीं, आप हमारे तो मांगा कि वोटिंग के साथ भाई उस वक्त नहीं, ठीक है, ये भी बहस क्यों? नहीं, वोटिंग भी ये रेजोल्यूशन आ सकता है। देखिए, आप वोटिंग के साथ लीजिए। अरे भाई, रेजोल्यूशन उस वक्त भी आ सकता है कि आप वोटिंग कराइए। आप वोटिंग करिए, आप तैयार हो जाइए वोटिंग कर। आपके कितने सारे रेजोल्यूशन आप कारगर करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से दिख रहा है। आपने लोकपाल बिल के साथ किया है, हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है। इस कारण आप पहले रेजोल्यूशन पास करिए कि आप वोटिंग कराने को तैयार हैं, हम बैठते हैं। अरे सवाल ये कि हम ये कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन आप कर लीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले बहस तो करिए। आप पहले बहस करने के लिए तैयारी नहीं। पात्रा जी, जो वसीम साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर बहस शुरू करके आप 193 का नोटिस तब भी दे सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस विषय पर चिंता कर दी गई है और सर्वदलीय बैठक में इस विषय को उठाया गया है और बिल्कुल कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस पर किसी प्रकार की वोटिंग या रोल बैक वो नहीं करेंगे। जी, रोल बैक का तो अर्थ वही हो गया, अगर वो इलेक्शन वहां मेजोरिटी उनके साथ नहीं रहती है तो रोल बैक होकर ही तो वो उस पर वोटिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन पार्टी, खासतौर से बीजेपी, आज इस मुल्क में मिड टर्म पोल कराना चाहती है। आज जब सरकार डूब गई है तो बिल्कुल आज कांग्रेस की हाल ये है। इस मुद्दे पर सरकार जो है वो मिड टर्म पोल की तरफ अपोजिशन। तो आपको उत्तर मिल गया होगा अभी तक कि अगर वोटिंग होगी तो मिड टर्म पोल होगा। मैं इसी पे आ रहा था कि क्या आपको लगता है पात्रा जी के देश में अभी आपका अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो क्या अविश्वास प्रस्ताव भी साथ के साथ लाया जाना चाहिए? क्या आप एक रिजेंबलनेस देखते हैं कि 193 में वोटिंग में अगर सरकार 273 के नीचे वोट लेकर आती है और ऑपोजिशन के ज्यादा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार देश में मिड टर्म पोल की गुंजाइश बनती है? बिल्कुल, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। वसीम साहब ने कांग्रेस की ओर से इसका उत्तर भी आपको दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पात्रा साहब और बीजेपी चाहती है कि देश में मिड टर्म पोल हो क्योंकि वो इस पे वोटिंग चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस भी कांग्रेस भी इससे अवगत है कि अगर वोटिंग हो जाए तो मिड टर्म पोल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने लूट खसोट जो कांग्रेस मचाई हुई है, इनके तथाकथित जो कह रहे हैं बारंबार कि ये ट्रेडर्स तो कांग्रेस के है ही नहीं, वो भी जान गए हैं और गरीब जनता भी जान गई है। जी वसीम साहब जी, ये कह रहे हैं कि जो 193 में मत विभाजन में 273 के नीचे अगर आंकड़ा आता है लोकसभा में, तो ये अपने आप में एक तरह का श्वेत पत्र होगा कि सरकार के पास अब
शासन करने लायक? कांग्रेस या प्रेजेंट गवर्नमेंट बिल्कुल भी बहस के लिए तैयार है। बहस होनी चाहिए, बहस करना, और अपोजिशन को चाहिए कि बहस पर राजी हो। और फिर हाउस के सेंस ऑफ मूड भी देखा जाता है कि हाउस का मूड उस वक्त क्या बन रहा है। आप 10 चीजें कर सकते हैं, अपोजिशन को हक हासिल है, बिल्कुल डेमोक्रेसी में हक हासिल है कि अगर आप वोटिंग उस वक्त चाहते हैं तो जो स्पीकर पर छोड़िए कि यानी स्पीकर किस तरीके से उसको डिसाइड करें। मैं एक विषय बताऊं इसमें। बताइए। वसीम साहब ने जो कहा कि हाउस के मूड पर निर्भर करता है, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इतना बड़ा विषय जिसमें पूरे देश को बेचने की बात हो रही है, उसमें मूड से कोई मतलब नहीं होता है, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। देश को बेचने का मूड किया तो बेच दिया, नहीं मूड किया तो नहीं बेचा। प्रधानमंत्री जी कैटेगरिकली रिफ्यूज कर रहे हैं कि वोटिंग के आधार पर आगे नहीं बढ़ेगा मामला। आप तो हमसे 98 से आप इस मुल्क को बेच रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम को जरा उठा के देखिए और चीजों को उठा के देखिए। आप तो खुद यानी बीजेपी तो कैपिटल सिस्टम की आदी है और वो चाहती है इस मुल्क में कैपिटलिज्म आए। ठीक बात है। 64 साल के भारतीय, 64 साल जो भारत की राजनीति की हुई है उसमें 4 साल 6 साल बीजेपी रही है और 60 साल कांग्रेस रही है। हाँ, वही बात है। पात्रा साहब, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के डेमोक्रेसी की तारीफ होती है और लोग कहते हैं कि यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। एक आम हिंदुस्तानी चाहे वो कितना भी परेशान हो, वो कम से कम ये कहता है कि मैं दुनिया में कहीं भी कमा और खा लूं, मैं मरना भारत में चाहता हूं। और यही भारत की जो आज गेन है, जो हासिल किया हमने, वो यही है कि लोगों को विश्वास है अपने आप पे, अपने समाज पर, यही तारीफ बनी रहे। और डेमोक्रेसी यहाँ पर बहुत विकसित है, बाकी कई देशों से, बहुत देशों से। बिल्कुल, मैं भी मैंने भी कई तरह के देशों। बिल्कुल ठीक बात। मेरा कहना है कि यही तारीफ बनी रहे और वोटिंग हो इस पे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की जा रही है? कुमार के पास चलेंगे। कुमार, जो अभी हमने गर्मा गर्म बहस की है उसमें इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि दोनों पक्ष जो है बहस के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार आमंत्रित कर चुके हैं, यहां तक कि काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर भी कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि रोल बैक किए बिना यह फैसला नहीं हो सकता कि बहस होगी। अब ये जो डेडलॉक है ये खुलेगा कैसे? जी अखलाक, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से जो डेडलॉक है वो कैसे खुलेगा। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है एफडीआई का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी संवेदनशील मुद्दा था परमाणु विस्तार का, जो परमाणु संयंत्र और ऊर्जा को देश में लाने की जो बात हुई थी। लेकिन उस वक्त भी थोड़े हो हंगामे के बाद बैठक हुई थी, बहस हुई थी और बातचीत भी हुई थी। पिछले अगर संसदीय इतिहास को देखा जाए तो कई ऐसे गंभीर मुद्दे रहे हैं जिसके ऊपर लगातार बहसें हुई हैं, 2-2 दिनों तक लगातार बहस चली है और मुद्दों को सुलझाया गया है, उसके ऊपर वोटिंग हुई है। लेकिन ऐसा पहली बार दिखाई देता है कि कहीं से कोई कुछ भी तैयार होने के लिए राजी ही नहीं है। और इसमें कि जबकि मैं आपको कुछ आंकड़े यहां बताना चाहूंगा कि इस देश में 55% लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनका खुदरा व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी तरफ प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेना देना होता है। दूसरी तरफ तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में इस वक्त काम करते हैं। अगर कुल मिला के सभी आंकड़ों को मिलाकर के देखा जाए तो 5 से 7% लोग ही ऐसे आते हैं जो कि खुदरा व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो इस व्यापार से इतनी बड़ी उलझन भी नहीं पैदा हो रही है जितनी बड़ी दिखाई जा रही है। इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे क्लॉजेज हैं जिसको ला करके या फिर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बीजेपी या फिर तृणमूल या डीएमके, ये जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बहुत हद तक राजनीति से प्रेरित हैं। एक तरफ बीजेपी खुद इस बात को करना चाह रही थी, खुद इस पार्ट को लाना चाह रही थी। और जहां तक जो 27 मैंने जो गहन स्टडी की है उसके अंतर्गत जो 27 शहरों की बात हो रही है, वहां पर ऑलरेडी कुछ बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक स्वस्थ कंपटीशन मिले, अगर पूरे क्लॉजेस के साथ उसको लाया जाए तो वो किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये डेडलॉक नहीं तोड़ने की इच्छा दोनों पक्षों की तरफ से है। दोनों नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये डेडलॉक खत्म किया जाए और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इसमें जो महत्वपूर्ण बिल हैं, खासकर लोकपाल का मुद्दा सामने आता है और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों पक्ष अभी चर्चा के लिए तैयार नहीं दिखते। वसीम साहब,
1947 में जो सत्ता हस्तांतरण हुई थी तब भी रात भर पार्लियामेंट चली थी और पंडित नेहरू ने देश के नाम एक संबोधन में कहा था, आजादी अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आती हैं और हमें जिम्मेदारी को हमें समझना है। बहुत से ऐसे मौके आए संसद में जो बड़े ऐतिहासिक रहे और रात रात भर बहस हुई। मैं खुद जब उस वक्त पत्रकारिता में था जब पोटा को लेकर बहस चली और रात को 2 बजे ये निर्णय हुआ कि ये कानून आम जनता के हिसाब से ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि संसद का समय बढ़ाकर इस तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है और इस एफडीआई के मुद्दे समेत जनहित के जो 51 मसौदे पड़े उन पर चर्चा करके देश की जनता को एक ठोस आश्वासन दिया जा सकता है कि यहां पर काम भी होता है? देखिए, ऐसा है, अगर नीयत साफ हो और किसी चीज का समाधान निकालना हो, ईमानदारी के साथ निकालना हो, देश के हित में निकालना हो, जनता के हित में निकालना हो, गरीबों के हित में निकालना हो, तो फिर समाधान निकालना डायलॉग के जरिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप मतलब डिटरमिन है आप कि हम सरकार को नहीं चलने देंगे, सरकार के कामकाज को नहीं चलने देंगे, जो बिल हमारे हैं, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो किसी चीज पर भी हो, 13 बिल ऐसे हैं जिनको वो आने हैं, उनको भी नहीं आने देंगे, लोकपाल बिल को भी नहीं आने देंगे और इसमें भी हम रुकावट डालेंगे, तो ये जिम्मेदारी है अपोजिशन की। और अपोजिशन को चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ कि अपने रोल को समझे, और वो हेल्दी अपोजिशन होता है जो अपने रोल को सही मानों में समझता है। मैं नहीं समझता हूं कि प्रेजेंट अपोजिशन जो है वो अपने रोल को सही मानों में समझना चाहता है, बल्कि एक सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। मैं ये समझता हूं ऐसे माहौल में किसी सिचुएशन का फायदा ना उठाकर देश के हित में हमें फैसले करने चाहिए, आम आदमी के हित में हमें फैसले करने चाहिए, गरीबों के हित में हमें फैसले करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी आजकल ऐसा सोच रही है या पूरी अपोजिशन ऐसा सोच रही है। रीथिंक कीजिए, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि सरकार की नीयत सही हो सकता है कि अपोजिशन की नीयत सही हो, लेकिन बगैर बहस के कोई नतीजे पर हम नहीं निकल पाएंगे। अभी हमारा क्या है, हम सब एक दूसरे पर शक की निगाह से देख रहे हैं। शक हमारे बीच में आ चुका है। इस शक को खत्म करने के लिए जब तक हम ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, लोकसभा राज्यसभा में हम बहस नहीं करेंगे, हम ईमानदारी के साथ किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते हैं। और बेईमानी के साथ हम जो चाहें अवाम में कर ही रहे हैं। जी पात्रा साहब, आपको लगता है डेडलॉक की वजह बीजेपी और उसके संगठन है? नहीं, अभी वसीम साहब ने नियत की बात कही। कांग्रेस की नियत में खोट है और इस नियत को ठीक करना भाजपा और विपक्ष का काम है, इसीलिए ये सब प्रकरण आपको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की नियत ठीक होती तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला नहीं होता। कांग्रेस की नियत ठीक होती तो 70,000 करोड़ का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसका ये हश्र नहीं होता। नियत के विषय में आज भारतीय जनता को मालूम है कि वास्तविकता क्या है और डेडलॉक किस कारण से है, यह भी वसीम साहब और कांग्रेस जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कोशिश की थी कि संसद के पिछले दरवाजे से इस बिल के साथ वो भाग खड़ी हो, किंतु भला हो विपक्षी दलों का कि उन्होंने ठीक उन्हें धर दबोचा और पहले तो बहस के लिए भी तैयार नहीं थे और अब बोल रहे हैं कि बहस करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वोटिंग के लिए रिफ्रेम क्यों कर रहे हैं? अगर इनको अपने दामन पर किसी तरह का दाग नजर नहीं आ रहा है तो ये वोटिंग के लिए दरवाजा खोले। परमाणु करार में वोटिंग हुआ था जिसमें खरीद फरोख्त हुआ था और कैश फॉर वोट मामला भी सामने आया था, तो इसमें भी वोटिंग कराए, खरीद फरोख्त करें और जीत जाएं तो आप एफडीआई को लाएं। देखिए, अभी मेरे छोटे भाई ने या भतीजा कह लीजिए, आप छोटा भाई जो चाहे कह लीजिए, आडवाणी जी ने पूरे मुल्क की यात्रा की और इन इश्यूज को लेकर वो पूरे मुल्क में गए। मैं नहीं समझता हूं कि उनको कोई आवाम की तरफ से ऐसा रेस्पॉन्स मिला। उससे बेहतर तो रेस्पॉन्स उनको ये जो सब अपोजिशन वो ज्यादा है, लेकिन आडवाणी जी इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे क्योंकि आडवाणी जी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। वो कई दफा कई मुद्दों पर रथ निकाल चुके हैं और अब की जो रथ की यात्रा है उनकी, वो मैं समझता हूं कि फ्लॉप गई है और उस रथ यात्रा को इन्हीं मुद्दों को लेके गए थे, कोई दूसरे मुद्दों को लेके नहीं गए। एक से जोड़ दूं, आडवाणी जी का जिक्र आया है और वसीम साहब ने, मेरे बड़े भाई ने और चाचा कह लीजिए, उन्होंने कहा कि वो फ्लॉप शो हो गया है। उससे ज्यादा जो उनको समर्थन आज के भारत बंद से मिला, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस आज तैयार तो है कि ये जो बहुत बड़ा भारत बंद हुआ है वो कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठी है। और जहां तक आडवाणी जी की रथ यात्रा का सवाल है, हमारे भारतवर्ष में आडवाणी जी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा राजनेता है जिसका बेकलंक चरित्र है और जो रथ यात्रा कम से कम कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पे ताली बजाई जानी चाहिए। चलिए वसीम साहब जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने इस तरह से रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये प्रश्न आपको थोड़ी खुशी भी दे
क्या आपको लगता है कि आर्थिक मुद्दों पर आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग एक साथ खड़ा है, समाजवाद भी उसमें जुड़ गया है, और ऐसी स्थिति अगर बनी है तो क्या कांग्रेस और गांधीवाद का साथ दे रहे लोगों में इससे कोई भय है? देखिए, इस पर मुझे कोई बात कहने में शक नहीं हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि टीवी पे कुछ और पीछे कुछ और आगे कुछ। इस वक्त मुल्क में महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन चीजों को लेकर 2G स्पेक्ट्रम पर लोगों को गुस्सा है। और ऐसा भी नहीं कि सरकार ने किसी को बचाने का काम किया हो, एक मंत्री को बचाने का काम नहीं किया है। और खुद सोनिया गांधी ने AICC के सेशन में यह कहा कि हम करप्शन के खिलाफ थे, हैं